हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बच्चे बैंक्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, उनके लिए गुड न्यूज़ है। 2026 के लिए आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी अपनी शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी को शुरू की करेंगे। देखिए वो तो सब आता ही रहता है। आप तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना देखो कवर करना आसान रहेगा, उतना इजीली आप उस दिन से करंट अफेयर्स कवर कर सकोगे। आपको कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाती है बाय एक्स मैनेजर्स जिन्होंने खुद बैंक के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। देन 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपको। सिलेबस का सारा कवरेज होगा आपका, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो कोर्स है ये आपके देखिए 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका जो है इसमें आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। प्रो वर्जन में ऑनलाइन तो सब अवेलेबल होगा, प्लस आपको फेज़ 2 की आरबीआई की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। आपके स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस है 4899, आफ्टर डिस्काउंट 55% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस पर। प्रो वर्जन का है 8499 और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, 60% डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी लीजिए और अभी अपने जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये कोर्स को लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए आपकी पहली न्यूज़ है वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे आपका हर साल मार्च 22 को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशंस ने ही इस दिन को स्थापित किया था। देखिए 1992 में ना आपकी बहुत फेमस एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जब 92 आए ना दिमाग में कि क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आपकी यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई थी रियो डे जेनेरो में, ब्राज़ील में। और उसमें क्या हुआ था कि उसी में आपका इस आइडिया को प्रपोज किया गया था कि हमें वर्ल्ड वाटर डे रखना चाहिए। और फिर यूएनजीए ने ऑफिशियली इस दिन को अडॉप्ट कर लिया था और 1993 में, और फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वाटर डे आपका 1993 में मनाया गया था। अब देखो क्यों स्थापित किया गया है दिन, जिससे पानी के हम लोग सही यूज़ करें, उसको वेस्ट ना करें, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की। लोगों को ये बताने के लिए कि अभी भी देखो इतनी जनता है, मतलब कि 2.2 बिलियन पीपल करंटली पानी के बिना रह रहे हैं, सेफ पानी के बिना। सोचो मतलब। तो इसके लिए ये दिन बनाया गया था और इसके अंतर्गत देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है आपका, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। तो उसको भी प्रोग्रेस ट्रैक की जाती है। और करंट ईयर इसका थीम क्या था करंट ईयर के लिए, वाटर एंड जेंडर, और स्लोगन था वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। चलिए नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड यूट्यूब ने MOU साइन किया है टू एम्पलीफाई एंड चैम्पियन इंडियन ट्रेडिशनल फॉक एंड ट्राइबल म्यूज़िक ऑन अ ग्लोबल स्टेज। तो यूट्यूब पे जो भी इंडियन के ट्रेडिशनल फॉक म्यूज़िक है, ट्राइबल म्यूज़िक है, उसको ये आगे बढ़ावा देंगे। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड टीबी डे या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। तो ये हर साल आपका मार्च 24 को मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्थापित किया था। और क्यों किया गया है, मार्च 24 को ही क्यों चुना गया, तो देखिए 1882 में ना डॉक्टर रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने ही डिस्कवरी की थी किसकी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वही बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टीबी होता है और इसको इन्होंने डिस्कवर किया था। और एट द टाइम टीबी जो है इट किल्स 1 आउट ऑफ एवरी 7 पीपल इन यूरोप एंड अमेरिका। और इंडिया में तो देखो, इंडिया का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंस्टेंस हम ही हैं, सबसे ज़्यादा हम बाहर लेके बैठे हैं टीबी का। एंड जो ये दिन है इसमें जो भी लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया जाता है, जिनको अगर ये बीमारी है उनको कहा जाता है आप चेकअप्स प्रॉपर करिए और उसके बाद उनकी पूरी देख रेख और उनको आगे क्या करना है, कि उनको कैसे अपना पालन पोषण करना है, कैसे अपना देखना है कि क्या खाना चाहिए, उनकी क्या पूरी ट्रीटमेंट रहेगी, उस पर ध्यान दिया जाता है, उनको उससे अवेयर करवाया जाता है। एंड 2026 थीम क्या रही है क्या आपकी इस साल की, येस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। तो इंडिया का भी हम देख लेते हैं टीबी मिशन। तो टीबी मुक्त भारत अभियान है हमारा। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट टीबी बर्डन इन दी वर्ल्ड, जो मैंने अभी आपको बात पहले भी गई।
और इसकी वजह से देखो गवर्नमेंट ने अपना गोल रखा था कि हमें टीबी एलिमिनेट करना है अपनी कंट्री से 2025 तक। हालांकि वो हुआ नहीं, पर फिर भी काफ़ी कम हो चुका है प्रेसिडेंस हमारी कंट्री में। और वैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें 2030 का टारगेट है, हमने रखा था अपने खुद सरकार ने कि 2025 तक हम कर लेंगे। उसके लिए आपका नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसको 2020 में उन्होंने रीनेम किया था और इसमें 4 आपके इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। सबसे पहले डिटेक्ट करना ज़रूरी है कि किन को टीबी है, कि पेशेंट्स कौन हैं। फिर उन्हें ट्रीटमेंट प्रॉपर देनी ज़रूरी है। फिर उसके लिए प्रिवेंशन भी ज़रूरी है कि चलो जिनके हो चुका है उनको हम ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन हो ही ना लोगों को। उसके बाद हमें हेल्थ सिस्टम बिल्ड करने ज़रूरी हैं, लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपके निक्षय मित्र 2 प्रोग्राम्स आ गए, जिसमें निक्षय मित्र पहला है। उसमें क्या है, इंडिविजुअल, एनजीओज, कोई भी कॉरपोरेट्स मित्र बन सकते हैं, जिसमें वो टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करते हैं। वो उनकी डायग्नोस्टिक हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशनल उनको फूड बास्केट्स प्रोवाइड करवाते हैं, खाना अच्छा देते हैं और भी सपोर्ट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months to 3 years। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत कोई भी ये जाकर कर सकता है, इंडिविजुअल्स भी इवन की कर सकते हैं। देन निक्षय पोषण योजना, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है जो भी टीबी पेशेंट होते हैं उनके खातों में 500 से 1000 रुपये पर मंथ का। देन हम लोग थोड़े 2026 के अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो 100 डे कैंपेन एक सरकार ने चलाया था, अंडर योर टीबी मुक्त भारत अभियान, और ये मार्च 24 से आपका चला है, जिससे ऑब्वियसली जो हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे लोगों को और अवेयर किया जा सके, उनकी डिटेक्शन हो सके, उनके चेकअप्स हो सके। देन अर्बन वार्ड इनिशिएटिव, तो इसमें क्या है, आपके जो भी अर्बन स्लम एरियाज़ हैं या झुग्गी झोंपड़ी के क्लस्टर्स हैं वहाँ पर टीबी के केसेस को आइडेंटिफाई करके ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। देन एआई को भी इंटीग्रेट किया गया है। तो 2000 एआई एनेबल्ड हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं, जिससे क्या होता है, ईजी हो जाता है ज़्यादा जल्दी स्कैन करना और डिटेक्ट करना। चलिए नेक्स्ट है आरबीआई एंड नबार्ड की सेफगार्ड स्ट्रेंथन गवर्नेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो देख लेते हैं आरबीआई और नबार्ड ने क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले की लेजिस्लेटिव और गवर्नेंस सेफगार्ड्स जो लिए गए हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को और बेटर करने के लिए। देखो इसके बारे में ना, ये आपके बेसिकली बजट सेशन या कोई भी सेशन चलता है ना पार्लियामेंट में, तो क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी आपके एमपीज होते हैं सरकार से, तो उनको ना रिप्लाई करती है सरकार के जो भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, और वही रिप्लाईज आपके पीआईबी में आते हैं। तो उन्हीं में से वो जो आता है, जो सरकार का डेटा है, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, ये बिल्कुल आपके ऑफिशियल नंबर्स रहते हैं, आप एग्जाम में कोट कर सकते हो और हो सकता है आपको इनसे क्वेश्चंस भी आ सके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पहले लेजिस्लेटिव और गवर्नेंस सेफगार्ड्स क्या लिए हैं आरबीआई और नबार्ड ने। सबसे पहले डायरेक्टर टेन्योर एंड कॉन्टिन्यूटी, तो ये सारी चीज़ें देखिए हम पहले भी कर चुके हैं, एक तरह से आपके लिए रिवीजन होगा। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि देखो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी डायरेक्टर्स को बदलते हो तो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए एंड प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ बोर्ड्स बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स, जो मैक्सिमम टेन्योर है डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स में आपके चेयरपर्सन्स भी आएंगे, होल टाइम डायरेक्टर्स आएंगे। वो पहले 8 होता था, वो अब 8 से बढ़ा के 10 कंजेक्टिव ईयर्स कर दिया गया है। मतलब एक डायरेक्टर 10 कंजेक्टिव ईयर्स के लिए उस पोस्ट पे रह सकता है। देन मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। ये जो लिमिट्स हैं इसको कोई बाईपास ना करे, इसका कुछ के मानो कैसे है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैं फिर दोबारा 6 महीने बाद मैंने ज्वाइन कर लिया एज डायरेक्टर। अब वो क्या होगा, जिससे अब वो मेरे दोबारा से लिमिट लगेगी कि दोबारा से अब मेरा 10 साल शुरू होगा। तो इसका कोई मिसयूज़ ना करे। एक 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड मैंडेटरी किया गया है कि 10 साल की टर्म ख़त्म होने के बाद आपको कूलिंग ऑफ पीरियड 3 साल का लेना ही पड़ेगा, और उस टाइम तक वो इसी सेम बैंक में कोई भी पोजीशन नहीं हेल्ड कर सकते हैं। देन बोर्ड की कॉम्पोजिशन जो है आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, बोर्ड्स में एटलीस्ट 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होने चाहिए विद सिग्निफिकेंट बैंकिंग और रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस।
एंड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है उसको भी रीडिफाइन किया गया। तो देखो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है कि किसी भी डायरेक्टर का ना उस बैंक में या किसी सब्सिडरी में, या मानो कि बैंक का किसी और के साथ एमओयू साइन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, उसमें किसी में भी अगर उनका कोई फाइनेंशियल स्टेक होता है ना, तो ये माना जाता है कि उनका उस कंपनी में, उस फर्म में, उस सब्सिडरी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो इसकी ना परसेंटेजेस और अमाउंट दी होती है सरकार द्वारा कि तभी माना जाएगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा अगर सिर्फ मानो 100-200 रुपये कहीं लगा हुआ है तो वो सब्सटेंशियल नहीं होता। इसमें इन्होंने, सरकार ने थ्रेशोल्ड जो है अब उसे अपडेट किया गया है, क्योंकि 1968 से चल रही थी और देखो तब अमाउंट्स ऑब्वियसली इन्फ्लेशन लग के वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है आईएनआर की, तो वो भी जो आपकी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उससे 5 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया। तो अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्टर का किसी भी फर्म में या सब्सिडरी में कब माना जाएगा, जब 2 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा। चलिए फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सुपरविजन में भी चेंजेस देख लेते हैं, क्या क्या किए हैं, क्या क्या बेटरमेंट्स की हैं। सो पीसीए आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। सो आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी लगा दिया है, उन पर भी इम्प्लीमेंट होता है। ये बात याद रखना, ये बहुत न्यू डेवलपमेंट है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी पीसीए आपका लगता है। सो पहले आपके स्केड्यूल बैंक्स पर लगता था, एंड योर जो एनबीएफसीज होती थी डिपॉजिट टेकिंग, या फिर जो बहुत टू बिग टू फेल हैं, अब वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी लगेगा। अब देखो इससे क्या होगा, जो भी आपके पीसीए के नॉर्म्स होते हैं, अगर थ्रेशहोल्ड्स ब्रीच होंगी, जैसे कि सीआर एआर रेशो होता है, एनपीए के लेवल्स होते हैं, सीआरआर रेशियो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो बेजल नॉर्म्स के अंतर्गत जो आरबीआई ने मेंशन किया हुआ है, अगर उससे थ्रेशोल्ड्स ब्रीच होती है, एनपीए का लेवल है वो 6% से ऊपर जाता है तो आपकी थ्रेशोल्ड ब्रीच होती है। आपकी क्या कहते टियर 1 की लीवरेज रेशियो क्या है, ये सब अगर आपका ब्रीच होता है तो आप पर पीसीए एक्टिवेट हो जाता है। यूसीबीज पे इसके साथ साथ पीसीए में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का भी नॉर्म डाला गया है कि ये चारों में से कुछ भी ब्रीच होगा तो हम पीसीए एक्टिवेट कर देंगे। देन ऑडिट में भी रिफॉर्म्स किए गए हैं। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं कैन नाउ बेटर अट्रैक्ट हाई क्वालिटी ऑडिट प्रोफेशनल्स बाय बीइंग एम्पावर्ड टू फिक्स कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। क्योंकि देखो जब रेम्यूनरेशन अच्छा देंगे तो अच्छा टैलेंट उनकी तरफ आएगा, ऑडिटर अच्छे होंगे तो वो ऑडिट बेटर करेंगे, सही बताएंगे आपको। चलिए नाबार्ड का टर्न अराउंड प्लान है, टैप जिसे वो बोलते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो ये आप जानते होंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपके आरबीआई के अंडर आते हैं, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आपके जो उनकी पूरी ऑपरेशनलाइजेशन मैनेजमेंट वो नाबार्ड देखता है। सो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आगे आपके स्टेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आपकी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पैक्स, ये तीनों आपके रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में आते हैं। सो नाबार्ड ने इनमें टैप इम्प्लीमेंट किया है। ये बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है नाबार्ड की। इसमें ना अलग अलग चीज़ें करके वो लॉसेस को कम करना चाहते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की, जैसे कि बिजनेस डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग देखो उसमें वर्टिकल अलग अलग क्रॉस सेलिंग होगी, कॉस्ट रेशनलाइजेशन होगी, और इंटरनल चेक्स और कंट्रोल्स को बढ़ाया जाएगा। ये सब टैप के अंतर्गत होगा। देन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड डिजिटल इंक्लूजन के भी फील्ड में देख लेते हैं। पहले है आपका सहकार सारथी। तो ये एक शेयर्ड सर्विसेज एंटिटी है जो क्या है, शेयर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी बैंक्स को, मतलब एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड बना दिया है। तो आईटी एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देगी ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को, क्योंकि देखो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ना इतना नहीं है पैसा कि वो ना अपने आईटी पूरे डिपार्टमेंट बनाते फिरें और ये सब करते फिरें। इसके लिए ही एक शेयर्ड सर्विस एंटिटी बना दी गई है जो उनको एट लो कॉस्ट देगी, क्योंकि देखो वक्त के साथ बदलना भी ज़रूरी है। आपका अगर आईटी इंफ्रा ही नहीं है, आप नहीं ऐप्स दे रहे हो, सब कुछ नहीं दे रहे हो, तो वो तो आप हिस्ट्री बन जाओगे। देन NUC FDC अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। सो NUC FDC stands for National Urban Cooperative Finance and Development Corporation। ये सेटअप की गई है एज NBFC सेटअप की गई है। ये अम्ब्रेला बॉडी की तरह एक्ट करेगी फॉर ऑल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और लिक्विडिटी सपोर्ट देगी टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स।
देन आपके PSL नॉर्म्स भी जो हैं उसमें भी एडिशन की गई है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NCDC को जो भी लोन सैंक्शन किए जाते हैं जिससे वो फर्दर इसको लेंड करे टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मानो बैंक्स ने जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स NCDC को लोन देंगे और वो आगे फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देंगे तो पूरी एक ट्रेल बन गई, तो बैंक्स अब उससे भी PSL यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं। देन प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर डिपॉजिटर्स और क्या है, अब डिपॉजिटर्स की साइड भी देख लेते हैं। सो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है आपकी, सो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको भी RBI की स्कीम में फुली इंटीग्रेट कर लिया गया है। तो अब इससे क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मिल जाता है। अगर आपकी बैंक आपकी नहीं सुनता, आप RBI को जाकर शिकायत कर सकते हैं। देन डिपॉजिट इंश्योरेंस, तो यानी कि जो DICGC RBI की जो सब्सिडरी है जो डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का पर डिपॉजिटर इंश्योरेंस देती है, सो इसके अंतर्गत भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स इंक्लूडेड हैं। देन फ्लेक्सिबल नॉमिनेशन हो चुकी है। सो अंडर योर 2025 एक्ट क्या हुआ है, डिपॉजिटर्स कैन नाउ नॉमिनेट अप टू 4 पर्सन्स फॉर देयर अकाउंट्स। या तो इकट्ठे हो सकता है कि आपने चारों में मानो 25-25% बांट दिया या जो भी आपकी मर्जी है, या फिर आप सक्सेसिवली भी कर सकते हो कि ये फर्स्ट है प्रायोरिटी, वो नहीं होते हैं मानो उनको भी कुछ अभी नभी हो जाती है तो सेकंड जो होंगे थर्ड, ऐसे वो आप कर सकते हो, ये भी ऑप्शन अब प्रोवाइड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे ऑन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इंटेंशंस। ये आपका रिलीज़ किया है NSO ने अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो अभी सर्वे क्या है, ये सर्वे देखता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि जो MNCs हैं, बड़ी बड़ी आपकी फर्म्स हैं, ये क्या केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट्स करेंगी इन कमिंग फ्यूचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनके एसेट्स होते हैं, बड़े बड़े एक्सपेंडिचर होता है। अभी हम कैपेक्स के बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। चलिए पहले हम सर्वे की देख लेते हैं कि क्या आया है आपका। सो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इंटेंशंस क्या हैं। सो सर्वे ने ये देखा है कि सर्ज आएगा काफ़ी इन प्राइवेट सेक्टर विलिंगनेस टू इन्वेस्ट, मतलब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो इसमें आपके क्या है, एस्टिमेट क्या आया है फॉर 25-26, तो ये प्रोविजनल एस्टिमेट है। सो एग्रीगेट कैपेक्स एस्टिमेटेड किया जा रहा है एट 11,43,879 करोड़। तो ये भी हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। देखो दो मेजर सेक्टर्स का ना कैपेक्स होता है हमारी इकोनॉमी में, एक तो सरकार हो गई, एक प्राइवेट सेक्टर हो गया। ये जो सर्वे है ये आपका प्राइवेट सेक्टर पर किया गया है। सो 26-27 के लिए क्या आउटलुक है, सो नेक्स्ट के ईयर के लिए आउटलुक है कि 9,55,281 करोड़ रुपीज़ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। सो ऑब्वियसली कम हो रहा है। सो अब आप यहाँ पे देखो, आप कहोगे कि 26-27 की तो मैम फिगर्स नीचे जा रही है, लेकिन इसमें क्या है जो सर्वे में निकल के आया है ना कि एंटरप्राइजेज MNCs जो हैं वो बहुत कंजर्वेटिव हैं अभी व्हेन रिपोर्टिंग प्लान्स मोर देन ए ईयर इन एडवांस। क्योंकि देखो अभी उनको नहीं पता है कि गोइंग फॉरवर्ड इतनी वॉल्टिलिटी हो चुकी है, कुछ भी हो जाता है, तो उन्होंने थोड़ा कंजर्वेटिव फिगर दिया है। सो हो सकता है कि इनिशियल रिपोर्टिंग उन्होंने कम किया है, लेकिन जब हम लोग बाद में करें या पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये नंबर आपका बढ़ेगा ही। इसके साथ साथ जो आपका प्रीवियस ईयर था 24-25 की अगर हम बात करें, सो एक्चुअल कैपेक्स जो आपका आया है, देखो एक बात ना याद रखना, जो साल जा चुका है उसका हम एक्चुअल नंबर देते हैं, जो चल रहा है उसके हम प्रोविजनल या एस्टिमेटेड नंबर हो जाते हैं। प्रोविजनल आते हैं बेसिकली आपके जब साल पूरा भी हो जाएगा तो प्रोविजनल आते हैं, एक्चुअल थोड़ा टाइम लेता है आने में, एंड जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी तो आप एस्टिमेशन या बजटेड ही करते हो। सो प्रीवियस ईयर का जो है आपका कैपेक्स जो रहा है पर एंटरप्राइज जो इस सर्वे के अकॉर्डिंग था 173.5 करोड़ रुपीज़ पर एंटरप्राइज ने अपने खर्चे हैं, और इंटेंडेड था 180.2 करोड़, तो यानी कि उससे वो लोअर ही रहा है जो एक्चुअल नंबर है। तो रियलाइजेशन रेशो यानी कि आपके पिछले साल की 96.3% आ गई है। देन ये भी बहुत देखो अच्छा नंबर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% ही करना ज़रूरी है, देखो वो तो प्लान्ड होता है ना। अब प्लान्ड में से 96.3% भी हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है।
चलिए ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि कंपनीज कहाँ स्पेंड करना चाहती हैं, कि उनका इंटेंट क्या है, कि किन एरियाज़ में वो कैपेक्स करना चाहते हैं। सो प्राइमरी गोल क्या है, देखो कोई भी कंपनी कैपेक्स क्यों करेगी, उन्हें इनकम जनरेट करनी है। सो वो ऐसे एवेन्यूज़ में डालना चाहती है जहाँ से उनकी कमाई आगे बढ़े। सो 60.13% ने कहा है कि हमारा ये गोल है। देन कैपेसिटी अपग्रेडेशन, कुछ हैं जो अपने और कैपेसिटी और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स को फोकस कर रहे हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। देन एसेट टाइप, आपके कुछ जो हैं वो कोर एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपकी कोर एसेट्स यानी कि मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हीं की फैक्ट्रियाँ बढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ हैं जिन्होंने कहा है कि हम वैल्यू एडिशन में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जो ऑलरेडी मेरे एसेट्स हैं उन्हीं की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। देन इमर्जिंग सेक्टर्स में भी आपकी ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो 6.62% जो कैपेक्स का टोटल है वो सोलर, विंड, आपके ग्रीन प्रोजेक्ट्स में डाला जा रहा है। एंड 5.83% जो है वो रोबोटिक्स में, आपके एआई, इन सब की तरफ डाला जा रहा है। चलिए इसके साथ साथ आपका फाइनेंसिंग देख लेते हैं कैसे होगी। इतना देखो अब कैपेक्स करना है, फाइनेंस तो चाहिए। तो 65.35% आपका इंटरनल एक्रूवल से आएगा। यही सबसे डोमिनेंट सोर्स है, मतलब सबसे ज़्यादा इसी सोर्स को यूज़ किया जाएगा, यानी कि जो कॉरपोरेट्स ने खुद अपना फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स किया होता है। देखो जो भी कॉरपोरेट्स प्रॉफिट्स कमाते हैं खुद उसमें से क्या पैसा बचाते हैं ना अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। तो कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट्स देखो काफ़ी हेल्दी है और कंपनीज अपने ही प्रॉफिट्स को यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम टू ग्रो। इसके साथ साथ डोमेस्टिक लेवल पर डेट है 23.25% आपका डोमेस्टिक डेट करेगी। ये सेकेंड नंबर पे ये सोर्स आपका निकल के आ रहा है। उसमें वो क्रेडिट लेंगे बेसिक मेनली फ्रॉम इंडियन बैंक्स। थर्ड इज़ इक्विटी, ये सिर्फ 3.78% रहेगा, यानी कि मैं अपने ओनरशिप को डिल्यूट करूँगी, मैं इक्विटी शेयर इशू करूँगी। हो सकता है अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड हूँ तो मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दूंगी, अगर मैं पब्लिक कंपनी हूँ तो मैं स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स इशू करूँगी। पर ये बहुत कम है आपकी परसेंटेज, जिससे ये पैसा वो लोग लाएंगे फाइनेंस करने के लिए। चलिए कैपेक्स के बारे में भी जान लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये बेसिकली फाइनेंस हो गया या फंड्स मान लो, जिसे गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन यूज़ करते हैं। किस लिए? कोई भी फिजिकल एसेट है उसको या तो खरीदना है, या पहले से है तो मुझे अपग्रेड करना है, या फिर उसको मेंटेन करना है, जिससे जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपके प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, ये देखो प्लांट्स वो नहीं है, प्लांट्स एज इन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बिल्डिंग्स हो गई, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। तो इनमें जब भी पैसा डाला जाता है जो लॉन्ग टर्म पे आपको बाद में पैसा कमा के देगा, रिवेन्यू, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। अब देखो एक्सपेंडिचर ना दो तरह के होते हैं। ये अगर आप फाइनेंस की तरफ से भी, आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के एग्ज़ाम के उसके लिए भी पता होना चाहिए, और अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका डे टू डे के खर्चा होता है, जिसमें सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी जो हमें पता है कि रोज़मर्रा के खर्चे होने हैं। लेकिन कैपेक्स कैसे अलग है? कैपेक्स एक्सपेंस या खर्चा नहीं है, इसे इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि ये आपकी एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहा है। वो आपको इंटर्न, ये डायरेक्टली कमाई या खर्चा नहीं है, ये आपको कल को वो चीज़ आपको कमाई करके देगी। ठीक है। एंड ये यूजली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये आपका 1 साल से ज़्यादा के लिए, देखो जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो तो डे टू डे, आज दे रही हूँ मैंने, महीने की सैलरी दी ऐसे, लेकिन कैपेक्स ये सोच के किया जाता है ये सालों साल मुझे फ़ायदा देगा। अगर हम लोग इकोनॉमी की भी आपकी बात करें, नेशनल इकोनॉमी की, तो कैपेक्स आपके दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में। एंड इसके साथ साथ प्राइवेट आपका क्या हो गया? प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो करेंगी, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में जो करती हैं, वो सब प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है आरबीआई स्ट्रेंथन्स फ्रेमवर्क ऑन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आरबीआई ने फ्रॉड्स को, साइबर फ्रॉड्स को कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। तो सबसे पहले है एआई पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन। तो इसके लिए एक म्यूल हंटर.ai बनाया गया है।
तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ये जो भी म्यूल अकाउंट्स होते हैं ना, म्यूल अकाउंट्स देखो वो अकाउंट्स होते हैं जो फ्रॉड के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इनको ना पता भी नहीं होता, जो ये अकाउंट होल्डर्स होते हैं ना म्यूल अकाउंट्स के, कि कुछ फ्रॉड हो रहा है। इनको सिर्फ बीच में यूज़ किया जाता है और इनको कहा जाता है कि मानो अगर उनके थ्रू फ्रॉड किया है 1 लाख रुपए का, तो वो ये कहेंगे आपको हम 1000 दे देंगे, आप अपने खाते से ना हमें विड्रॉ करके दे देना, या फिर ऐसे कुछ भी वो करके उन्हें यूज़ करते हैं, तो बीच में उन्हें म्यूल बनाते हैं। तो जिससे डिटेक्ट और कर्ब किया जा सके मिसयूज़ ऑफ म्यूल अकाउंट्स बाय साइबर क्रिमिनल्स, तो इसके लिए ये बनाया गया आपका MuleHunter.ai। अब ये जो है आपका ऑलरेडी AI 26 बैंक में काम कर रहा है। एंड इसके साथ साथ बैंक्स जो हैं उनको नेटवर्क एनालिटिक्स को यूज़ करना है टू आइडेंटिफाई क्लस्टर्स ऑफ अकाउंट्स दैट शो सस्पिशियस इंटरलिंक ट्रांजैक्शन पैटर्न्स, क्योंकि देखो इन पैटर्न्स को स्टडी करके हमें पता चलेगा कि किस जोग्राफिकल एरिया में ज़्यादा हो रहा है, किस के थ्रू ये ज़्यादा हो रहा है। देन इसके साथ साथ इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन भी एस्टैब्लिश की गई है, और ये फ्रॉड एनालिसिस में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की गई है, और इसे एज सेक्शन 8 कंपनी बनाया गया है। अब ये क्या है, ये एक रियल टाइम डेटा एनालिसिस हब की तरह काम करेगी। तो अब जो ये डेटा देखो, हमने ऊपर बात किया कि हमें AI से इतना सारा डेटा आएगा, बिग डेटा आएगा, सब कुछ आएगा। अब इससे हमें पूरा डिटेक्ट करना है कि किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, पेमेंट फ्रॉड्स डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में कहाँ हो रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़्यादा हो रहा है, तो वो पूरा एनालिसिस ये आपकी करेगी IDPIC। इसके साथ साथ ना RBI ने एक बड़ा अच्छा ना इनिशिएटिव किया है कि उन्होंने कंपनसेशन मैकेनिज़्म प्रपोज किए हैं। सो ये बात याद रखना, ये अभी प्रपोज्ड है, अभी लागू नहीं हुआ है, ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये ड्राफ्ट मैकेनिज़्म है जो अभी रिसेंटली ही RBI ने दिया है कि कंपनसेशन मॉडल फॉर विक्टिम्स ऑफ स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड्स, जिनके साथ भी छोटे वैल्यूज़ का होगा उनको कंपनसेट किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जिनके भी साथ जेन्युइनली पता चल रहा है कि फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है, और अप टू 50,000 उनको कंपनसेट किया जाएगा। तो कंपनसेशन कितना रहेगा, 85% ऑफ नेट लॉस और 25,000 रुपीज़, दोनों में से जो भी आपका लोअर होगा। एंड ये जो है आपका वंस इन लाइफ टाइम, मतलब ये नहीं है कि आपके साथ सेकेंड टाइम फ्रॉड हुआ फिर दे रहे हैं, एक ही बार मिलेगा एक कस्टमर को। और इसके लिए क्या है, जो भी जिसके साथ हुआ है फ्रॉड, तो उसको बैंक को भी इन्फॉर्म करना है, और साइबर क्राइम पोर्टल पे 1930 जिसका नंबर है, कॉल करके आपको रिपोर्ट करना है विद इन 5 डेज़। तो ये प्रपोज्ड है, अगर ये लागू हो जाता है तो प्लीज़ आप खुद भी जानिए, अपने आसपास भी लोगों को बताइए कि ऐसा मैकेनिज़्म आ चुका है। चलिए, इसके साथ साथ लाइबिलिटी और नेग्लिजेंस को भी रीडिफाइन किया गया है, ये देखने के लिए कि लॉस के लिए एक्चुअल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठेगी। सबसे पहले ज़ीरो कस्टमर लाइबिलिटी। तो अगर कोई भी फ्रॉड होता है जो बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, बैंक नेग्लिजेंस मतलब जैसे कि बैंक ने अलर्ट नहीं भेजा था, ठीक है, कोई मैसेज ही नहीं आया कस्टमर को, या फिर थर्ड पार्टी ब्रीच हुई है, यानी कि पेमेंट गेटवे के लेवल पर कुछ इशू हुआ है, उनके एंड पे कोई सेफ्टी लैप्सेस हुए हैं, तो उसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, तो कस्टमर की ज़ीरो लाइबिलिटी रहेगी। चाहे वो रिपोर्ट भी नहीं करते हैं तब भी बैंक की ही जिम्मेवारी मानी जाएगी, उनको ये कंपनसेट करना पड़ेगा। अब कस्टमर नेग्लिजेंस को भी डिफाइन किया गया है कि कस्टमर कब लायबल रहेगा, अगर उन्होंने खुद से अपना OTP पिन पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया है, या कोई मैलिशियस ऐप थी जिसने पूरा आपका फ़ोन ही हैक कर लिया, वो आपने डाउनलोड करी है, या आपने स्कैम वार्निंग्स के बावजूद आपको बैंक ने भेजी थी फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हो, तो वो कस्टमर नेग्लिजेंस मानी जाएगी, फिर उनको कुछ भी देखो लायबल वो नहीं रहेंगे। देन कोर्स ट्रांजैक्शंस जो हैं, पहले क्या है, पहले इसका डेफिनेशन नहीं था, पर 2026 की अपडेट में जो ट्रांजैक्शंस अंडर कोर्जन, मतलब किसी ने आपसे दबाव के थ्रू करवाई है या ट्रिक करके करवाई है, उसे भी आपकी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस ही माना जाएगा, क्लासीफाई किया गया है। चाहे कस्टमर टेक्निकली उसे परफॉर्म खुद कर रहा है, पर उससे तब भी फ्रॉडुलेंट ही माना जाएगा। देन एनहांस नोटिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। तो इसके लिए क्या है, इंस्टेंट SMS अलर्ट्स बोले गए हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 500 से ऊपर की होती है ना, चाहे कोई भी कहीं से भी हो रही है आपके खाते से, तो इसका जाना चाहिए कस्टमर को अलर्ट और मैसेज, ताकि उन्हें पता रहे। एंड अगर 500 से कम का है तो वो बैंक अपनी इंटरनल पॉलिसी के
अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आरबीआई ने 500 रुपीज़ से ऊपर के ट्रांजैक्शंस के लिए मैंडेट किया है। और इसके साथ साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती है वो ईमेल पे भी जाने चाहिए, अगर ईमेल आपका स्पेसिफाइड है, आपका गिवन है एज कम्युनिकेशन एड्रेस और कम्युनिकेशन के जो भी आपके तरीके गिवन है, बैंक अकाउंट में मेंशन किया है किसी ने अपना ईमेल, तो आपको उस पर भी अलर्ट भेजना है। देन बैंक्स जो हैं उनको मल्टीपल चैनल्स प्रोवाइड करने हैं कस्टमर्स के लिए कि राउंड द क्लॉक, मानो मेरे से रात को भी 3 बजे मेरे साथ फ्रॉड होता है ना, तो वो भी मैं रिपोर्ट करूँ, 24/7 आपको हेल्पलाइन प्रोवाइड करनी है। चलिए नेक्स्ट है आरबीआई, आईआरडीएआई एंड सेबी इंटेंसिफाई मेजर्स टू हेल्प सिटीजन्स रिक्लेम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो देखो एक ना नेशन वाइड कैंपेन चल रहा है, बहुत कैंपेन आपने सुना भी होगा। तो ये है आपकी पूंजी आपका अधिकार। एक्चुअली ना क्या है, देखो बहुत सारे ना, अगर मैं किसी की भी बात करूँ, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, बैंक्स हो गए, आपके स्टॉक मार्केट्स हो गए, इनमें ना बहुत सारे खातों में ऐसे पैसे पड़े हैं कि लोग, या तो देखो लोगों की डेथ हो गई है या भूल गए हैं और वो ना अनक्लेम्ड हो जाते हैं। फिर देखा आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि अगर आप किसी ने खाता अपना नहीं चलाया, खाता इनएक्टिव रहा है 10 साल तक, तो वो ना पैसा आपका, जैसे कि अगर हम लोग बैंक्स के खातों की बात करें तो डीईए फंड में फ़्लो कर जाता है, यानी कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। यही मानो कि किसी के फंड म्यूचुअल फंड्स का था तो वो सेबी का आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, उसमें फ़्लो कर जाता है। तो ऐसे फंड्स हैं सबके, उसमें ये फ़्लो कर जाते हैं पैसे। और फिर क्या है कि अब वो इतने सारे इकट्ठे हो गए थे अनक्लेम्ड एसेट्स, तो अब क्या है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी बॉडीज़ चाहती हैं कि हम इन्हें ऑफलोड करें, जिनका पैसा है उनको दें, और उसके लिए कैंपेन आपके चल रहे हैं। सो अनक्लेम्ड एसेट्स एज ऑफ Feb 2026 बैंकिंग के आरबीआई के पास कितने हैं? 60,518 करोड़ रुपीज़। इंश्योरेंस के हैं 8,973.89 करोड़ और म्यूचुअल फंड्स के हैं 3,749.34 करोड़। तो अगर आप में से किसी का हो या आप लोग घर में पूछिए, अपने आसपास बताइए कि अपने क्लेम, अपना राइट लीजिए, अगर आप भूल गए हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है, आपके पैसे फ्लो कर गए होंगे फंड्स में। देन आरबीआई इसके लिए क्या कर रहा है? सो आरबीआई ने क्या है, एक फ्रेमवर्क बनाया है दैट मूव्स बियॉन्ड जस्ट लिस्टिंग नेम्स ऑन अ वेबसाइट। पहले क्या होता था, वो ना अभी लिस्ट कर देते हैं नाम ना कि इनके फंड्स हमारे पास हैं इसमें, तो देखो वो तो ऑब्वियसली कोई देखता नहीं है। अब इसके साथ साथ एक इंसेंटिव स्कीम भी लाए हैं वो, जो लेट 2025 से उन्होंने चलाई थी, जिसमें बैंक्स जो है ना, सो आरबीआई नाउ प्रोवाइड बैंक्स अ पे आउट ऑफ 5% to 7.5% ऑफ द अनक्लेम्ड अमाउंट फॉर एवरी सक्सेसफुल क्लेम सेटलमेंट। तो बैंक्स अगर खुद से देखिए आगे बढ़ के लोगों का करवाएंगे ना क्लेम सेटलमेंट, तो उन्हें क्या है, पे आउट मिलेगा, तो देखो उनका भी फ़ायदा होगा। देन इसके साथ साथ उद्गम आपका पोर्टल एक्सपेंशन किया गया है। सो ये है आपका उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, ये है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये जो पोर्टल है इसमें 18.86 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स आपके अभी तक हो चुके हैं। सो ये सिंगल पॉइंट ऑफ सर्च है, आप मल्टीपल बैंक्स के आप लोग सर्च कर सकते हो कि कहीं पे मेरा खाता नहीं था, या फिर आपके घर में किसी और का हो सकता है, तो आप लोग भी इस पोर्टल में जाके सर्च कर सकते हो कि कोई अनक्लेम डिपॉजिट तो मेरा नहीं पड़ रहा है। देन मल्टीपल नॉमिनेशंस भी देखिए, जो बैंकिंग लॉज आपका अमेंडमेंट एक्ट 2025 में आया था, उसमें अभी हमने पीछे भी बात की थी कि 4 साइमल्टेनियस या सक्सेसिव नॉमिनेशंस आप अब कर सकते हो। इससे क्या है, अनक्लेम्ड होने का चांस ही वो कम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेबी ने क्या किया है। अगर हम म्यूचुअल फंड सेक्टर की बात करें, सो उन्होंने आपके जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे उसको रिमूव करने पे फोकस किया है, क्योंकि उससे क्या है, इतने ज़्यादा ना पेपर वर्क, इतने हर्डल्स होने की वजह से ना स्मॉल इन्वेस्टर्स कहते थे हमें क्लेम ही नहीं करना है, कितना ज़्यादा काम है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन सिंप्लीफाई की गई है। सो जो सिंप्लीफाइड क्लेम प्रोसेसिंग है वो अब आपकी कि आप बिल्कुल जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स कम चाहिए उसकी लिमिट अब बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी गई, मतलब 5 लाख तक की सेटलमेंट के लिए आपको बहुत सिंप्लीफाइड आपका प्रोसेस रहेगी। देन मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सेबी ने। ये प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। तो ये क्या है, ये एक तरह से गेटवे है फॉर ट्रैकिंग फॉरगॉटन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। जैसे आरबीआई का उद्गम था, इनका मित्रा है।
देन इमेज बेस्ड प्रोसेसिंग, तो जिससे क्या होगा कि आपका टर्न अराउंड टाइम, यानी कि जिस टाइम में अप्लाई करने से लेके आपको आपका अमाउंट मिल जाए वो कम करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं दे आर नाउ मैंडेटेड टू यूज़ इमेज बेस्ड प्रोसेसिंग फॉर नॉमिनी क्लेम्स। इसके साथ साथ IRDAI जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, उन्होंने भी देखिए स्टेप्स लिए हैं। तो जैसे कि है बीमा भरोसा एंड बीमा सुगम, तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके लॉन्च किए गए हैं जिसमें पॉलिसी होल्डर्स ट्रेस कर सकते हैं कि उनका कोई अनक्लेम्ड इंश्योरेंस प्रोसीड्स तो नहीं है। बीमा सुगम जो आपका है लेट 2025 यानी कि पिछले साल एंड में ही लॉन्च किया गया था, और इसका क्या काम है, टू डिजिटाइज द एंटायर लाइफ साइकिल मेकिंग इट हार्डर फॉर क्लेम्स टू गो अननोटिस्ड। देन मैंडेटरी एडवांस इंटीमेशन, तो इंश्योरर्स जो हैं उनको, ताकि देखो फ्यूचर में और अनक्लेम ना हो, तो एडवांस इंटीमेशन कस्टमर्स को भेजनी है कि आपका क्लेम है दैट यू आर अबाउट टू बिकम ड्यू और रिमेन अनपेड, कि वो अभी अनपेड है या आपका ड्यू होने वाला है क्लेम, आप अपने पैसे आकर हमसे ले जाइए। चलिए नेक्स्ट है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज, तो असूस बोलते हैं इसे। रिजल्ट्स फॉर 2025 आपके आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका कोई भी, आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम देते हो तो इसे भी मॉस्पी ने ही रिलीज़ किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। एंड इसका जो रेफरेंस पीरियड है आपका जनवरी टू दिसंबर 2025 का रहेगा। चलिए ये जो सर्वे है ना, ये क्या देखता है, ये आपकी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, मतलब कि जो भी एंटरप्राइजेज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, क्योंकि देखो अभी भी ना इंडिया का बहुत सेक्टर इनफॉर्मली ही काम करता है, वर्कफोर्स वहीं काम करती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसका ये सर्वे किया जाता है। चलिए पहले हम लोग जो इंडिकेटर्स हैं कितना ग्रोथ हुआ है वो सब देख लेते हैं। तो ये हम कंपैरिजन करेंगे, तो आपका 23-24 का था पहले से असूस हुआ, अब ये उसका हम 2025 से कंपैरिजन करेंगे। अब आपका पूरा ईयर का हुआ है, इससे पहले वो फाइनेंशियल ईयर का हुआ था। सो एक्सपेंशन दिखाई है इस सेक्टर ने। नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं उसमें 7.97% का ग्रोथ देखा गया है, तो 7.92 करोड़ आपकी अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज अब हो चुकी हैं कंट्री में। और ये एम्प्लॉय कितने करती है, सो इसमें क्या है 12.81 करोड़ आपके इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, 6.18% का इसमें भी ग्रोथ देखा गया है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन इस सेक्टर का कितना है, यानी कि आपकी GDP में कितना वैल्यू एडिशन ये कर रहा है, वो 10.87% का इंक्रीज़ हुआ है, और 19.93 लाख करोड़ रुपीज़ आपका ये दे रहा है ये जो सेक्टर है। मतलब देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। देन अगर हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड पर वर्कर की बात करें तो उसमें भी आपके इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम लोग जैन टू दिसंबर की बात करें तो पर वर्कर हमारी इकोनॉमी में 1,56,539 आपका रुपीज़ का एक वर्कर ने इंक्रीज़ दिया है। देन सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं परफॉर्मेंस। सो इसमें क्या है, जो अदर सर्विसेज का सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ा है और जॉब भी उसने सबसे ज़्यादा क्रिएट की है। सो इसमें आपके अदर सर्विसेज में एस्टैब्लिशमेंट्स का नंबर भी सबसे ज़्यादा बढ़ा है, और 35 लाख न्यू जॉब्स इसमें आई हैं, और GVA में भी लार्जेस्ट जो आपका शेयर है इसी सेक्टर का है अदर सर्विसेज का। अगर मैं ट्रेड सेक्टर की बात करूं सो आपका उसमें भी ग्रोथ देखा गया है, तो 16.77% का GVA इंक्रीज़ आपका ट्रेड सेक्टर की वजह से आया है। देन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो उसमें आपका स्टेडी इंक्रीज़ देखा गया, 8.52% इंक्रीज़ GVA में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से आया है। तो अन्य तीनों सेक्टर्स ने देखो ग्रोथ दिखाई है, लेकिन सर्विसेज ने आपके सबसे ज़्यादा दिखाई है। देखो सर्विसेज तो हमारा चैम्पियन सेक्टर है, मैं कहीं की भी बात करूँ। चलिए इसके साथ साथ शिफ्ट्स भी देख लेते हैं। तो शिफ्ट्स डिजिटली ऑब्वियसली देखो अब जब है तो आपकी जो अनइनकॉर्पोरेटेड है चाहे वो, लेकिन वो पीछे तो रहेंगी नहीं, तो डिजिटल इंटीग्रेशन वो भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। सो अब इंटरनेट को जो भी यूज़ करती हैं बिजनेस ऑपरेशंस के लिए अपने, वो आपका पहले 26.7% थी, वो भी अब बढ़ के 39.4% हो चुकी है सिर्फ एक साल में। सो विमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भी आपका नंबर बढ़ा है। सो फीमेल ऑन प्रोप्राइटरी एस्टैब्लिशमेंट अब 27% है इस सेक्टर में। सो देखिए थोड़ा आया है पर ठीक है, ग्रोथ थोड़ी भी हो तो ग्रोथ रही है, तो अच्छी बात है, पर ऑब्वियसली हमें मोमेंटम और बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ जो वेज है आपका एवरेज एनरोलमेंट पर हायर्ड वर्कर,
वो आपका 3.88% से इंक्रीज़ हुआ है। तो एनुअली अगर हम देखें, एक साल में एनुअली एक वर्कर का वेज कितना रहा है, 1,46,550 रुपीज़ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव्स इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो 2031 से 35 तक के पीरियड के लिए हमारे रहेंगे, जो कम्युनिकेट किए जाएंगे तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हमें देखो, कुछ हम नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने लेते हैं, और पिछले वाले भी आपके 2030 तक के हैं, हम बहुत बार न्यूज़ में कवर करते रहते हैं। और अब जो है कैबिनेट ने 2031 से 35 के लिए भी अप्रूव करके बता दिए हैं UNFCCC को। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके लिए। चलिए टारगेट्स क्या लिए गए हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो ये थर्ड टाइम है, NDC 3.0 है। इसमें सबसे पहले एमिशन इंटेंसिटी का लिया गया है टारगेट, कि हम लोग जो अपने एमिशंस हैं, एमिशंस मतलब कि जो ये प्रदूषण वगैरह है, सो उसको ही हम इंटेंसिटी GDP के देखो टर्म्स में कैलकुलेट होती है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ GDP के टर्म्स में कैलकुलेट करके 47% से हम इसे रिड्यूस करेंगे। और ये किस लेवल्स की बात हो रही है, 2005 के लेवल्स, यानी कि 2005 के साल में मैंने उस GDP को अचीव करने के लिए जितना भी आपके एमिशंस हुए थे ना, उसका 47% मुझे अब डिक्रीज़ करना है, रिड्यूस करना है। और एज ऑफ अगर हम लोग बात करें, सो ये 45% था 2030 के लिए, जो उन्होंने NDC 2.0 में लिया था ना सरकार ने, वो कहा था कि 45% करेंगे बाय 2030। और 2030 तक तो चलो वो टारगेट हम देखेंगे, लेकिन अभी जो अगर मैं आपकी बात करूँ तो 2020 तक हम 36% कर चुके थे। तो 36% हो चुका है, 45 देखिए ऑन रोड हैं, 2030 तक कर लेंगे, 47 आराम से कर लेंगे 2035 तक। देन नॉन फॉसिल एनर्जी की बात करें, नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की ही बात हो गई, तो उसका अब टारगेट 60% लिया गया है, कि जो भी हमारी पूरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें से 60% हम रिन्यूएबल सोर्सेज से पावर बनाएंगे। और हम लोग जो है 50% देखो हम लोगों ने 2030 तक का टारगेट लिया था, जो इससे पिछले हमारे NDC थे उसमें। और Feb 2026 में उसको तो हम सरपास ही कर चुके हैं, 52.57% तो हम ऑलरेडी, मतलब इसमें तो हम टारगेट को ऊपर जा चुके हैं। देन कार्बन सिंक की अगर हम बात करें, तो कार्बन सिंक बेसिकली है कि पेड़ पौधे लगाओ जिसमें कार्बन आपके एमिशंस को एब्जॉर्प्शन हो, वो कम हो। तो कार्बन सिंक का हम लोगों ने 3.5 to 4 बिलियन टन्स जो है उसका टारगेट लिया कि इतना हम कार्बन सिंक बनाएंगे। और हम लोग 2030 तक हमारा है कि 2.5 to 3 बिलियन तो हम तभी तक ही कर लें, और ऑलरेडी हम 2021 तक 2.3 बिलियन अचीव कर चुके थे। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल फोकस एरियाज़ भी आपके रहेंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाया जाएगा। और देखो वो तो बहुत ज़रूरी है, अब देखो इतना वल्नरेबल हो चुका है एनवायरनमेंट, क्लाइमेट का हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए जैसे कि एम्फेसिस और ज़्यादा दिया जाएगा वल्नरेबल कोस्ट लाइन्स पे, थ्रू मैनग्रोव रिस्टोरेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर साइक्लोन्स। और विकसित भारत हमें 2047 तक बनाना है, तो उसमें क्या है, हम लोग डेवलप्ड बनाना चाहते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंडिया बाय 2047। और यहीं हम 2070 तक तो बिल्कुल नेट ज़ीरो जाना चाहते हैं, कि हमारा एमिशंस ख़त्म ही हो जाएं। इसके साथ साथ लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये एक मास मूवमेंट है जो सरकार ने लॉन्च की है फॉर सस्टेनेबल लिविंग एज अ कोर क्वालिटेटिव गोल। चलिए UNFCCC के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये आपका क्लाइमेट चेंज के लिए कहते हैं ना सबसे ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन है, जो देखते हैं सारा कि क्लाइमेट चेंज के लिए ग्लोबली हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम लोग इसे रोक सकें। क्योंकि देखो अगर चेंज हो गया तो दिक्कतें तो हमें ही आएंगी ना, जो सारी स्पीशीज़ रह रही हैं। देन ये 1992 में इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था एट रियो अर्थ समिट, एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1994। अभी हमने वर्ल्ड वाटर डे में भी याद है बात की थी। देन इनका काम क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं आपकी, जैसे कि CO2, NO2, ये सब जो हैं, इन्हें जो आपका है कंसंट्रेशंस, इनको कम करना है एट अ लेवल दैट प्रिवेंट्स डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। इसका जो सेक्रेटरीट है आपका बॉन जर्मनी में है। इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो दो प्रिंसिपल्स पे बेसिकली ये आपकी कन्वेंशन चलती है। सबसे पहले है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। अब ये क्या कहते हैं
ये कहते हैं कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, लेकिन किसी की कम रहेगी, किसी की ज़्यादा रहेगी। जैसे कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है, जो कितने पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, उन्होंने एमिशन ज़्यादा निकाले ना, देखो ज़्यादा हैं उनके, तो उनका ज़्यादा योगदान रहेगा, उनको ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा टू डेवलपिंग नेशंस, कि जिससे हम ये एमिशंस को कम कर सकें। देन दूसरा है इक्विटी। सो इक्विटी में क्या है, दैट क्लाइमेट एक्शन मस्ट बी फेयर एंड टेक इनटू अकाउंट द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ पुअरर नेशंस, के हर नेशन को देखो ज़रूरी है। अब देखो इक्वालिटी पे नहीं चलना है, कुछ नेशंस आपके पुअर नेशंस उनके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब वो पहले अपना खाना ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, वो कहाँ से क्लाइमेट उस पर लगाएंगे, तो उनको हेल्प करना भी ज़रूरी है, वो आपका इक्विटी में आता है। चलिए हायरार्की भी देख लेते हैं क्या रहती है इसकी। सबसे पहले ना COP UNFCCC की हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कंडक्ट होती है। सो इसमें क्या है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एनुअली मीट करते हैं, और ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जैसे कि COP 21 जो थी आपकी हुई थी, 21st सेशन जो हुआ था, उसमें आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। देन है आपकी CMP या CMA। तो COP जो है आपकी, इट ऑल्सो सर्व्स एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज फॉर क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। तो COP में ही आपकी CMP और CMA भी मिलती है। देन सब्सिडरी बॉडीज़ हैं, जैसे कि परमानेंट कमिटीज़ हैं साइंटिफिक एडवाइस देने के लिए, SBI है जो इम्प्लीमेंटेशन करती है, दैट प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू द COP। चलिए कुछ मेजर एग्रीमेंट्स है आपके UNFCCC के, वो हम देख लेते हैं। सो क्योटो प्रोटोकॉल है जो 1997 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो ये फर्स्ट एग्रीमेंट था जिसने बाइंडिंग, तो जो भी इसके जिन्होंने भी इसको रेटिफाई किया था, साइन किया था, वो कंट्रीज़ पे ये बाइंडिंग है कि आपको इतना एमिशन रिडक्शन टारगेट तो लेना ही लेना है। प्राइमरीली ये आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके लिए था, तो उन्हें Annex 1 कंट्रीज़ भी आपके कहा जाता है। देन पेरिस एग्रीमेंट जो आपका 2015 में हुआ। सो इसमें क्या है, इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे डेवलप्ड है चाहे डेवलपिंग है, उन्होंने एग्री किया टू सबमिट NDCs, और इसी के अंतर्गत देखो अब आपके ये दिए जा रहे हैं जो NDC 3.0 की हमने बात की। इसका गोल क्या था पेरिस एग्रीमेंट का, कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को बिलो रखना है। कि देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कि ग्लोबल टेम्परेचर आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमें 2 डिग्री सेल्सियस कम करना है अपना ग्लोबल टेम्परेचर, और आइडली लिमिट करना है टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ थर्ड इम्पॉर्टेंट आपका एग्रीमेंट है ग्लोबल स्टॉक टेक। तो ये एक हर 5 साल में एक पीरियोडिक रिव्यू होता है टू सी इफ द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली ऑन ट्रैक टू मीट दी पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। और इंडिया का जो है ये 2035 के जो आपके उन्होंने NDC दिए हैं, इट वॉज स्पेसिफिकली इन्फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट GST आउटकम। तो ग्लोबल स्टॉक टेक का जो आउटकम हुआ था उसके बाद आपके ये इन्फॉर्म किए गए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आपकी कंट्रीज़ वाइज ना क्लासिफिकेशन रहती है इस कन्वेंशन में। आपकी होती है Annex 1 कंट्रीज़, जो कि आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ है, जिनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। Annex 2 उन्हें बोला जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ रिक्वायर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डेवलपिंग नेशंस। देन नॉन Annex 1 कंट्रीज़ कौन है, इसमें आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस डेवलप्ड कंट्रीज़ देंगे। चलिए नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मॉडिफाइड उड़ान विद टोटल आउटले ऑफ ₹28,840 करोड़ रुपीज़। तो देखिए ये स्कीम है आपका, पहले उड़ान स्कीम थी, अब उसी का मॉडिफाइड वर्जन उन्होंने March 25, 2026 को किया है अप्रूव। उड़ान का फुल फॉर्म है आपका उड़े देश का आम नागरिक। तो इसमें क्या है, देखो ये ना बाय एयर रीजन्स को जो भी हमारे कंट्री के हैं उनको कनेक्ट करने की स्कीम थी। तो अब जो है ये वाली आपकी मॉडिफाइड उड़ान 10 साल के लिए लॉन्च की गई है। तो ये 26-27 से 2035-36 तक आपकी ये लॉन्च की गई है, और टोटल आउटले स्कीम पे किया जाएगा 28,840 करोड़ रुपीज़ का। चलिए हम लोग कॉम्पोनेंट्स देख लेते हैं कि ये पैसे जो हमने देखे हैं कैसे आपके डिवाइडेड रहेंगे। तो सबसे पहले आपके एरोड्रोम डेवलपमेंट यानी कि जो कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उसमें 12,159 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए जाएंगे 100 एयरपोर्ट्स के लिए फ्रॉम एग्जिस्टिंग अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स ओवर दी नेक्स्ट 8 ईयर्स बनाए जाएंगे। देन नेक्स्ट किया जाएगा वाइबिलिटी गैप फंडिंग, जिसको 10,043 करोड़ रुपीज़ रखे गए हैं, ईयरमार्क किए गए हैं, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा टू एयरलाइन ऑपरेटर्स ओवर 10 ईयर्स। जिससे क्या है, वो जो भी रीजनल रूट्स हैं ना,
जैसे कि जो आपके रूट्स हैं जो ज़्यादा नहीं चलते हैं, नहीं तो वहाँ पर क्या होता है, टिकट महंगी हो जाती है या फिर एयरलाइंस ऑपरेटर वहाँ चलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि एफिशिएंसी नहीं आएगी उनकी। सो वहाँ पर भी टिकट्स आपकी अफोर्डेबल रहें, उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देती है सरकार एयरलाइन ऑपरेटर्स को, जिससे आम नागरिक के लिए टिकट्स अफोर्डेबल रहें। देन मॉडर्न हेलीपैड्स भी बनाए जाएंगे, 3661 करोड़ रुपीज़ उसे एलोकेट किए गए हैं कि 200 मॉडर्न हेलीपैड्स जिसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, तो 15 करोड़ रुपीज़ ईच एक हेलीपैड के लिए आपका एलोकेट हुआ है। देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए 2557 करोड़ रुपीज़ आपके एलोकेट हुए हैं, जिसमें 441 एरोड्रोम्स आपके उनको सपोर्ट दिया जाएगा फॉर 3 ईयर्स। देन इसके साथ साथ क्या है, देखो अब पहले उड़ान स्कीम थी, अभी मॉडिफाइड क्यों हम इसे बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो अब हम देख लेते हैं। सब्सिडी पीरियड को एक्सटेंड किया गया है। टियर 2 और टियर 3 जो भी आपकी सिटीज़ हैं उनके जो रूट्स होंगे उनमें क्या होगा, कुछ सिलेक्टेड में जो वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी ना एयरलाइंस को, उनका जो है पीरियड, सब्सिडी का पीरियड, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 to 5 years टू अलाउ मोर टाइम फॉर मार्केट मेच्योरिटी। मार्केट बनने में भी तो टाइम लगेगा ना उनकी, तो उसके लिए पीरियड को पहले 3 साल होता था, 5 साल कर दिया गया है। देन डायरेक्ट एक्सचेकर फंडिंग। इसमें क्या है, जो फंडिंग है डायरेक्टली अब यूनियन बजट से आएगी रादर देन रिलाइंग सोली ऑन द रीजनल कनेक्टिविटी फंड। तो पहले क्या होता था कि उस फंड से दिया जाता था, नहीं, अब यूनियन बजट से आएगा। देन चैलेंज मोड रहेगा। उड़ान के अंतर्गत जो भी एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे उसे चैलेंज मोड में बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, जो स्टेट्स हैं वो उनको इंसेंटिवाइज होंगे टू मीट हायर बेंचमार्क्स इन क्वालिटी, इनोवेशन एंड टाइमली कंप्लीशन। तो ये जो 100 बनाने हैं ना, उसमें जो स्टेट्स देखो बेटर प्रपोजल लाएंगे वहाँ ये ज़्यादा बनेंगे। देन आत्मनिर्भर भारत पुश। तो स्कीम जो है इसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट पर भी फोकस किया गया है। आपके 2 हल ध्रुव हेलीकॉप्टर्स फॉर पवन हंस एंड 2 हल ड्रोनियर एयरक्राफ्ट फॉर अलायंस एयर जो हैं आपके स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं टू सर्विस रिमोट टेरेन्स। देन इसका अब इम्पैक्ट क्या रहेगा, ऑब्वियसली 100 एयरपोर्ट्स, 200 हेलीपैड्स बनेंगे आपके टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को और ज़्यादा कनेक्ट, क्योंकि देखो अभी हम देखते हैं ना फ्लाइट्स आपकी मेजर सिटीज़ में ही होती हैं। देन टूरिज़्म बूस्ट होगा उन जगहों पे, ट्रेड बूस्ट होगा, इमरजेंसी मेडिकल एवैक्यूएशन में से हेल्प होगी, और ये विकसित भारत के लिए भी ज़रूरी है। चलिए एज ऑफ नाउ भी हम देख लेते हैं आपकी फर्स्ट स्कीम का क्या अचीवमेंट्स थे। तो फर्स्ट स्कीम के अंतर्गत 663 रूट्स आपके नए ऑपरेशनलाइज किए गए, 95 एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर, वाटर एयरड्रॉम्स आपके बनाए गए, 163 लाख पैसेंजर्स जो हैं उनको कैरी किया जा चुका है, मतलब वो फ़्लाइट ले चुके हैं क्रॉस 3.44 लाख फ्लाइट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी पर देखो बहुत इन्फॉर्मेशन है, और जैसे कैबिनेट होता है वो जब भी बैठते हैं देखो बहुत अप्रूवल्स होते हैं, स्कीम्स आती हैं, और ये जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव्स कॉन्टिन्यूशन ऑफ द इमिग्रेशन वीज़ा फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग स्कीम फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years। तो अब ये April 1st 2026 से March 31st 2031 तक के लिए आपकी बढ़ा दी गई है, और इसका बजट आउटले रहेगा स्कीम का 1800 करोड़ रुपीज़। तो आपका क्या है, आपका ना रिसेंटली 2025 में इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स एक्ट आपका आया था, एनैक्टमेंट की गई थी। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने न्यू लीगल फ्रेमवर्क दिया है। अब इसके अंतर्गत एक ना हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना बहुत ज़रूरी है, कि टेक्नोलॉजी का यूज़ होना ज़रूरी है जिससे हैंडल हो सके, क्योंकि देखो इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग जाते हैं कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, इतने लोग हमारी कंट्री एंटर करते हैं, ट्रैवल के लिए होता है, अलग अलग रीजंस के लिए होता है। अब इसमें ना नेशनल सिक्योरिटी के बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, तो उस सब को, इलीगल माइग्रेशन को देखने के लिए इस सब के लिए आपकी ये स्कीम लॉन्च की गई है। और ये क्या है, जो IVFRT है ये एक पूरा ट्रैकिंग सिस्टम ही है। अब जो नेक्स्ट फेज़ है इसके कोर पिलर्स देख लेते हैं। देखो अब हमें वर्ल्ड क्लास इमिग्रेशन डेस्टिनेशन भी बनना है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि इमाइग्रेशन जो हो रही है कंट्री में वो इलीगल ना हो, कोई आपकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो। तो उसके लिए सबसे पहला जो पिलर्स हैं वो ज़रूरी क्या हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो AI ड्रिवन एनालिटिक्स आपके अडॉप्ट किए जा रहे हैं, मोबाइल बेस्ड सर्विसेज एंड सेल्फ सर्विस कियोस्क टू इंश्योर सीमलेस पैसेंजर मूवमेंट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर भी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा।
सो सारे जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स हैं, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं, डेटा सेंटर्स हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को। देन सर्विस ऑप्टिमाइजेशन, तो जो भी आपका अप्लाई करने का आर्किटेक्चर है, जिनको भी ट्रैवल के लिए आना है कंट्री में, सो उसको और ज़्यादा बेटर और अच्छा किया जाएगा, ईजी किया जाएगा। और ये सब कुछ किया जाएगा, देखो सिक्योरिटी नेट बना रखते हुए। ये नहीं है कि हम लोग सब कुछ ईजी कर रहे हैं और हमारी वहाँ पे सिक्योरिटी ही ब्रीच हो रही है। इसका हम लोग देख लेते हैं तो इम्पैक्ट क्या था आपका, जो स्कीम थी पहले। सो स्कीम देखिए अब उन्होंने आगे बढ़ाई है तो ऑब्वियसली उसके फ़ायदे हुए होंगे। तो कॉन्टैक्टलेस वीज़ा प्रोसेस है, ई वीज़ा सिस्टम आपका हो चुका है 100% कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस हो चुका है। देन फास्टर प्रोसेसिंग, तो पिछले 5 साल में आपके 91.24% ऑफ ई वीज़ा एप्लीकेशंस क्लियर हुई हैं विद इन 72 आवर्स। रिड्यूस्ड क्लियरेंस टाइम, सो एवरेज इमिग्रेशन क्लियरेंस जो एयरपोर्ट्स पे होती है वो अब 5-6 मिनट से बिल्कुल 2.5-3 मिनट हो गई है। मतलब देखो कितना बायोमेट्रिक्स वगैरह लगा के कितना ईजी हो चुका है। देन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, सो 13 मेजर एयरपोर्ट्स में आपके प्री वेरीफाइड इंडियन नेशनल्स और OCI जो कार्ड होल्डर्स हैं दे कैन यूज़ ऑटोमेटेड ई गेट्स, क्योंकि उनका क्लियरेंस को थोड़ा, क्योंकि देखो उनके पास ऑलरेडी वो प्री वेरीफाइड हैं और कार्ड होल्डर्स हैं। चलिए नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक लॉन्चेस गृह सुगम पोर्टल फोकसिंग ऑन डिफेंस, पैरामिलिट्री एंड गवर्नमेंट पर्सनल। चलिए इस पोर्टल के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ये आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस पर्सनल के लिए बनाया गया है, चाहे वो स्टेट में है चाहे वो सेंट्रल में है। तो इसमें यूनिफाइड डिजिटल मार्केट प्लेस एक रहेगी इस पोर्टल के थ्रू। सिंगल विंडो रहेगा जहाँ पे अलग अलग मल्टीपल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो होंगे, और वहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से बेस्ट उनके होम लोन प्रोडक्ट्स हैं। अब इससे क्या है, आप ना कंपैरिजन कर सकते हो बहुत इजीली इस पोर्टल पे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, तो जो भी इस पोर्टल को यूज़ करेंगे, जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी पर्सनल हैं, वो डायरेक्टली इस पोर्टल के थ्रू लोन्स को अप्लाई कर सकते हैं थ्रू देयर रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। देन मिनिमल डेटा रिक्वायरमेंट रहेगी, तो एप्लीकेशन बहुत सिंपल रहेगी, आपको बहुत ही कम डेटा डालना पड़ेगा, और एक बार आपने सबमिट कर दी एप्लीकेशन, वो जो है इन्फॉर्मेशन आपके लेंडर्स जिससे भी आप लोन लेना चाहते हो वहाँ पे फ्लो कर जाएगी। देन लोकेशन का पूरा इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा गया है। सो जो भी पर्सनल हैं आपके, मानो रिमोट एरिया में या दूर कहीं पोस्टेड होते हैं, ठीक है, वो अपने होम लोन की जर्नी को वहीं बैठे बैठे ही अब देख सकते हैं। उनको ये नहीं है कि बार बार वो चक्कर लगा रहे हैं। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखा गया है, तो इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिडेसल मैकेनिज्म भी इस पोर्टल में उन्होंने बनाया है। एक ऑनलाइन चैट फैसिलिटी भी बनाई है फॉर रियल टाइम क्वेरी रेजोल्यूशन। चलिए नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में अब हम थोड़ा जान लेते हैं। सो ये आपकी एपेक्स एजेंसी है फॉर हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। इसे जुलाई 9, 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था, और नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में पास हुई थी। उसके पास होने के बाद 1988 में से इस्टेब्लिश किया गया था। पहले क्या है, ये एज सब्सिडरी ऑफ RBI बनाई गई थी, पर उसके बाद इसे RBI के अंडर से ले लिया गया था और एक होली ओन्ड गवर्नमेंट एंटिटी बना दिया गया था। देन फंक्शंस क्या हैं इनकी, पहले हाउसिंग का प्रमोशन करना, कोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम एक बनाना, क्योंकि देखो घर ना आज भी सपना है सबके लिए, वो चाहते हैं कि हर कोई अपना घर बनाना चाहता है, तो उसके लिए फाइनेंस तो देखो लगेगा। देन रीफाइनेंस भी करते हैं, तो ये HFCs यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको आगे हाउस लोन आगे ताकि वो और लोगों को दे सके, उसके लिए उनको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट आपका NHB प्रोवाइड करता है। देन जो देखिए जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो आपके जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं ना उनको रेगुलेट RBI करता है। ये अभी रिसेंट पास्ट में चेंज हुआ था, ये बात याद रखना। सो वाइल RBI नाउ हैंडल्स रेगुलेशन ऑफ HFCs, NHB जो है स्टिल कॉन्टिन्यूज टू हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर। तो पहले क्या होता था, HFCs यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ना आपकी NHB के अंडर आती थी, लेकिन उसके बाद वो पावर ले लिया RBI ने NHB से, तो अब RBI ही HFCs को रेगुलेट करता है, तो अभी ये बात आप याद रखना। देन जो हेडक्वार्टर है इनका ये न्यू दिल्ली में है। करंटली इनकी लीडरशिप यानी 2026 में इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NHB के, वो हैं श्री संजय शुक्ला जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026। तो देखो जो ये
यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स थी ना आपकी जून 2025 में रिलीज़ कर दी गई थी फॉर 2026 साइकिल। ये आपके ना फ्यूचर साइकिल के लिए रिलीज़ करते हैं। पर अभी मार्च में आपकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट आई हैं, ठीक है, 2026 के लिए। तो इसके लिए हम पूरा गो थ्रू एक बार कर लेते हैं इन रैंकिंग्स को। आपकी अगर मैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करूँ जो 2025 में आई थी, उसमें टॉप 3 आपके कौन से रहे हैं? तो MIT USA में फर्स्ट रैंक पे आया था, सेकंड इंपीरियल कॉलेज लंदन था यूके में, देन थर्ड इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। तो यूएस और यूके की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने डोमिनेट किया था, बेसिकली उन्हीं की बेटर आपकी पोजीशंस आई। अब यही मैं अगर इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो टॉप 5 आपके कौन से रहे थे? IIT दिल्ली एक तरह से इंडिया में जो अगर हम कहेंगे जिसको सबसे बेटर रैंक मिला है वो IIT दिल्ली, पर ओवरऑल उनका 123rd रैंक है इन दिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। IIT बॉम्बे का है 129, IIT मद्रास 180, ISSC बैंगलोर का 219 एंड IIT कानपुर का 222। इसके साथ साथ आपकी जो क्यूएस रिपोर्ट है ना उसमें ये भी कहा गया था कि इंडिया जो है इट लीड्स द वर्ल्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ एंट्रीज क्लाइंबिंग दी टेबल। तो हमारी इम्प्रूवमेंट का जो रेट है वो सबसे बेस्ट रहा है। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग्स जो आपकी मार्च 2026 में आई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर साइंस और आईटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को रैंक्स बहुत अच्छे मिले हैं। आईआईटी बॉम्बे को 44th मिला है, आईआईटी दिल्ली को 45th, और वो ग्लोबल टॉप 50 में आए हैं फॉर फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। देन बिजनेस एंड मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद को इंडिया में अगर हम देखें तो बेस्ट बिजनेस स्कूल का रैंक मिला है, और इंडिया में ये नंबर वो आ गया कि इसका सबसे हाईएस्ट रैंक है, बट ग्लोबली ये 21st रैंक पे रहा है। इट ऑल्सो मेड इट्स डेब्यूट एट 21st इन द न्यू मार्केटिंग सब्जेक्ट कैटेगरी। मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो IIT ISM धनबाद जो है वो इंडिया में हाईएस्ट रैंक एंट्री रहा है और ग्लोबली 21st आया, और IIT खड़गपुर 22nd आया। एग्रीकल्चर में आईकार IARI जो पूसा में लोकेटेड है उनका भी देखिए डेब्यूट था, ये सब पहली बार उनका आया है रैंक इन 151 to 200 बैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। एंड इंडिया जो है देखिए बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। तो हमारी टॉप 50 जो सब्जेक्ट एंट्रीज़ हैं उसका नंबर डबल हो चुका है। तो ये 2024 में 12 थी, 2026 में ये 27 हो गई है। चलिए एक समरी भी हम देख लेते हैं। तो टोटल जो हैं हमारे रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस 54 रहे हैं आपके क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। तो सब्जेक्ट वाइज आपके टॉप 50 में 27 आए हैं और 54 आपके टोटल रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। 2015 में सिर्फ 11 थे, अब देखो 54 आपके आते हैं इन दिस रैंकिंग। देन ग्लोबली हम 4th लार्जेस्ट है, मतलब कि 4th लार्जेस्ट कंट्री जिनके इंस्टीट्यूट्स रिप्रेजेंट हुए हैं। नंबर 1 US है, सेकंड UK, देन चाइना, देन 4th पे हम हैं। बेस्ट सब्जेक्ट में रैंक आया है 21st रैंक हम लोग देखेंगे सबसे बेटर है IIT ISM धनबाद एंड IIM अहमदाबाद का। देन ब्रॉड फैकल्टी लीडर, तो इसमें IIT दिल्ली को 36th रैंकिंग मिली है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026। इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, पिछले सेशन में भी आपको याद होगा किया गया था, पर तभी पास नहीं हुआ था, तो इसे फिर री इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग दोबारा एक बार देख लेते हैं। ये जो बिल है आपका ये क्या चाहता है? देखिए ये जो है आपका बिल है, इससे पहले एक और भी आपका लाया गया था। इस बिल में आपकी जो ऑलरेडी बहुत सारी सेंट्रल एक्ट्स हैं ना उसको एक तरह से उनको समराइज़ किया जा रहा है। उनको ये देखा जा रहा है कि हम कैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को, ईज़ ऑफ लिविंग को और अच्छा कर सकें। सिलेक्ट कमेटी को देखो ये बिल भेजा गया था, अब इस पर पूरी बातचीत हुई, उन्होंने काफ़ी देखा, अब उसके बाद ये दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया गया है। अब क्या है इसमें एक्ट्स कितने अमेंडेड किए जाएंगे? 79 सेंट्रल एक्ट्स को अमेंड किया जाएगा। इससे पहले 2023 में भी एक जन विश्वास आपका एक्ट पास हुआ था। एक तरह से ये सेकंड मान लो जन विश्वास एक्ट, उसमें सिर्फ 42 थे, इसमें 79 सेंट्रल एक्ट्स लिए गए। अब 23 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहेंगी इस जन विश्वास बिल में। देन उनके मतलब कि एक्ट्स उन पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आएगा। देन 784 स्पेसिफिक प्रोविजंस को अमेंड किया जा रहा है, मतलब सोचो ये बिल कितना बड़ा होगा।
देन इसमें क्या है, बेसिकली आपके डीक्रिमिनलाइज की जाएंगी कुछ चीज़ें कि वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो 717 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेटर किया जा सके, और 67 प्रोविजंस को अमेंड किया जा रहा है एंड ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। चलिए मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो देखो बिल का ना मेन एम क्या है, वो चाहते हैं कि चीज़ों को ना डीक्रिमिनलाइज किया जाए, मतलब उनको क्रिमिनल नेचर से हटा के एक सिविल पेनल्टी लगा के किया जाए, कि हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि आप उसको क्रिमिनल उसमें डाल रहे हो। तो उसके लिए रिमूवल ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो इम्प्रिजनमेंट के क्लॉजेज जो हैं वो रिमूव किए गए हैं फ्रॉम 57 प्रोविजंस, और इसके साथ साथ 29 और प्रोविजंस में इम्प्रिजनमेंट रिमूव की गई है लेकिन फ़ाइन तब भी रखा गया है। देन कन्वर्जन टू पेनल्टी, तो 113 प्रोविजंस है। देखो इतना नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेजर इन्फॉर्मेशन याद रखना, जो फर्स्ट पॉइंट वाली है वही ज़्यादा ज़रूरी है। देन 113 प्रोविजंस हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स को सिविल पेनल्टीज बना दिया गया है। देन इसके साथ साथ 76 ऑफेंसेस हैं अक्रॉस 10 एक्ट्स, जिसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को क्या है कि अब सिर्फ कहा है वार्निंग दी जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले पेनल्टी लगा दी जाती थी, अब फर्स्ट टाइम को सिर्फ वार्निंग दी जाएगी और उस पर छोड़ दिया जाएगा। देन ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, तो पेनल्टीज़ जो हैं देखो अब क्या है, हम लोग पुराने टाइम से अगर कोई पेनल्टी चली आ रही है तो कहते हैं इतना 50 रुपये 100 रुपये चल रही है, तो अब उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टर ऐड किया गया है। तो बिल ने कहा है कि ऑटोमेटिक हर पेनल्टी को 10% इंक्रीज कर दिया जाएगा एवरी 3 ईयर्स। इसके साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट भी देख लेते हैं इस बिल का क्या होगा। तो देखो अभी बिल है, पास हो जाएगा तो हम आपको वो भी न्यूज़ में कवर कर लेंगे। सो बैंकिंग और आरबीआई एक्ट में क्या चेंजेस किए गए हैं, तो आरबीआई को न्यू पावर दी जा रही है टू इम्पोज पेनल्टीज ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज़ ऑन एनबीएफसीज जो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या कोई भी उनमें दिक्कत है, तो आरबीआई एनबीएफसीज पर भी लगा सकती है। देन मोटर व्हीकल्स एक्ट, तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउड है थ्रू आउट अ स्टेट रैदर देन अ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन। तो पहले क्या होता था कि आपको जहाँ से लिए वहीं पे आप करते थे, नहीं आप अब पूरे एक स्टेट में कहीं पर भी अपने व्हीकल को रजिस्टर कर सकते हो। एंड एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन के केस में आपके माइनर कंप्लायंस फेलियर्स को जो है वो क्रिमिनल कोड से हटा के अब एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन कर दिया गया अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड एयर एक्ट्स। देन फाइनेंस के फील्ड में एलआईसी पीएफआरडीए के भी कुछ प्रोसीजरल डिफ़ॉल्ट्स जो थे उसे डीक्रिमिनलाइज किया गया है इन रिपोर्टिंग। देन पेटेंट्स एंड कॉपीराइट में भी क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर माइनर प्रोसीजरल लैप्सेस आपकी हटाई गई है। तो ये देखो छोटी छोटी उन्होंने किया, ऐसे नहीं कि मेजर चीज़ों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, छोटे छोटे जो उन्हें लगता है कि ये छोटे छोटे लैप्सेस हैं, इनसे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। देन इसके साथ साथ ये जो चेंजेस हैं देखिए, अब इसमें चाहे हम कर रहे हैं पर ये ना हो कि लोगों को लगे अरे ये तो डी क्रिमिनलाइज हो गया, तो वो अकाउंटेबिलिटी तब भी बनी रहे, ना हो लोग ऐसे कंप्लेसेंट ना हो जाए। तो बिल में न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क भी लाया गया है। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हैं जो हर मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगी टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड इम्पोज पेनल्टीज़, कि अगर कोई भी लग रहा है कि इस आपके बिल का गलत, इस एक्ट का गलत यूज़ करेगा तो उसके लिए ये ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे। देन अपीलेट अथॉरिटीज़ भी बनाई जाएंगी। सो डेडिकेटेड इंटरनल अपील मैकेनिज्म इज क्रिएटेड फॉर दोज हु विश टू कॉन्टेस्ट अ पेनल्टी, ensuring a speedy disposal of cases while upholding the principles of natural justice. चलिए फाइनली अब हम लास्ट न्यूज़ कवर करते हैं। जापान कमिट्स ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस टू इंडिया फॉर 4 प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर्स ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। और इस प्रोजेक्ट्स को पूरा फंड कौन करेगी, आपकी जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी है, जिसे जिका भी कहते हैं। सो जापान ने टोटल 275.858 बिलियन जापानीज़ येन जो हैं कहा है कि हम लोन करेंगे इंडिया को, वो इंडियन करेंसी में आपके 16,420 करोड़ रुपीस कर रहे हैं। और जो है ना, ये किन प्रोजेक्ट्स के लिए वो लोन कर रहे हैं, उन्होंने कहा 3 स्टेट में प्रोजेक्ट्स करने हैं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और पंजाब में। ठीक है, अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। अब अर्बन ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स रहेंगे जिसमें मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए दिए गए हैं ये लोन्स। तो ये लार्जेस्ट पोर्शन इन्हीं के दिया जा रहा है आपके अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए। तो बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को दिया जाएगा, यानी कि आपका कर्नाटका यहाँ पे कवर हो गया, जिसको 6100 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। और दूसरा दिया जाएगा मुंबई मेट्रो लाइन 11 प्रोजेक्ट को, एंड इसमें क्या है, ये आपका महाराष्ट्र कवर हो गया।
अब इसकी अमाउंट आपकी रहेगी 5500 करोड़ रुपीज़। तो देखो मेजर पोर्शन तो आपका यहीं जा रहा है मेट्रो में। देन सेकंड आपका हेल्थ केयर में दिया जाएगा। सो हेल्थ केयर डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र टर्शरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन प्रोजेक्ट को दिया गया है 3700 करोड़ रुपीज़, जिससे आपके अंतर्गत क्या है 4 न्यू मेडिकल कॉलेजेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे विद एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स एंड 10 नर्सिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे। देन एग्रीकल्चर को आपके प्रमोशन करने के लिए, सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए पंजाब को दिया जा रहा है। तो आपको स्टेट्स और ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट में किस प्रोजेक्ट के लिए दिया जा रहा है। उन्हें एलोकेट होंगे 1100 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया जा रहा है। इसमें क्या है, फार्मर्स को हेल्प किया जाएगा कि वो हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाएं और डाइवर्सिफाइड लगाएं एंड इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए ये क्लास आपकी यहीं तक की थी। और देखिए शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि बेस्ट कोर्स आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईबीपीएस की कर रहे हो, पीओ की कर रहे हो, आप किसी भी उसकी एसबीआई की कर रहे हो, आपके लिए इवन कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कर रहे हो ना, आपके लिए ये तो क्लास तो बहुत अच्छी है। पीआईबी की न्यूज़ तो आपको कवर करनी ही चाहिए। और कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स है। आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, आरबीआई के लिए आपका बिगनर टू बैंकर कोर्स, इसमें आपको गाइडेंस मिलती है आशुतोष सर की। उन्होंने खुद आप ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स आपके क्लियर किए हैं। कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड 2 वर्जन्स में अवेलेबल है। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका जो है पूरा ऑनलाइन कोर्स रहता है 4899, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस है ये ऑलरेडी। एंड प्रो वर्जन जो है आपका, उसमें आपको ऑनलाइन तो सब रहेगा, प्लस आपको आपकी आरबीआई ग्रेड बी की फ़ेज़ 2 की बुक्स घर पे डिलीवर्ड होती है फिजिकल फॉर्म में। तो ये आपका 8499 का है आफ्टर योर डिस्काउंट। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, आप और कोई जानकारी कोर्स के बारे में चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, बेझिझक मैसेज कीजिए, आपको हम रिप्लाई करेंगे।